आप सभी लोगों को एसएससी क्लास फतूत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूं और सामाजिक विज्ञान में आज आप लोग भूगोल जो है देखेंगे। भूगोल में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन जो आप लोगों का बिहार बोर्ड के जो बीटीबीसी का बुक है वो चैप्टर पहला मतलब इकाई 1 के अंग अर्थात चैप्टर फर्स्ट के ई में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विषय में पढ़ेंगे। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या संसाधन एक ऐसी संसाधन होती है जो कि परंपराओं से नहीं चले जाए, यानी कि परंपरागत जिसका डायरेक्ट अपोजिट है गैर परंपरागत, जो परंपराओं से चली आ रही है अर्थात उसमें कम तकनीक, कम ज्ञान और कम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके हम लोग उसका इस्तेमाल करते थे, जो कि अब हम लोगों को ऐसे संसाधन का इस्तेमाल करना है जिसमें तकनीक और ज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जो कि अब परंपरागत संसाधन से हट करके गैर परंपरागत पर आ रहे हैं। यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विषय में यहाँ पर यह कह रहा है कि यह एक ऐसा संसाधन है जिनका भंडार अक्षय है। अक्षय का मतलब क्या होता है? अक्षय का मतलब होता है कि जिसका क्षय नहीं होता है। और परंपरागत ऊर्जा स्रोत कैसा है? तो क्षयशील है, यानी कि जब एक बार हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको दोबारा पुनः प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को अक्षय संसाधन अर्थात गैर परंपरागत स्रोत में ये आते हैं, गैर परंपरागत शक्ति में आते हैं, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। आगे कह रहा है कि इस स्रोत का उपयोग करने के लिए हम लोगों को किसकी? तो प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी, जितना ज़्यादा हो सके हम लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा और ज्ञान का इस्तेमाल करना होगा, तभी जा करके हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको पता है कि लोग परंपरागत शक्ति का इस्तेमाल करते थे, तो क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा ज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं होता था, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था, लोग उतना पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनके पास ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था। तो इस वजह से जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर आए, हम लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, तत्पश्चात हम लोगों ने गैर परंपरागत संसाधन की तरफ गए, अर्थात यह एक ऐसा संसाधन है जो नष्ट होने वाला नहीं है। और यह ऊर्जा स्रोत के सर्वथा, यह कैसा है? तो ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा के स्रोत कैसा है? तो सर्वथा प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण मुक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यही रखता है। आज आपको पता है कि जिस तरह से लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, लोगों की जो है ज़रूरतों के साथ जनसंख्या बढ़ी, अब इन जनसंख्याओं को पूरा करने के लिए जो हम लोग जो परंपरागत संसाधन का इस्तेमाल कर रहे थे, तो एक तो कि वो क्षय हो रहा था, दूसरा में कि प्रदूषण हो रहा था। तो उस प्रदूषण से बचने के लिए जनसंख्या की जो ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए हमको इस तरफ आना पड़ा, और इसमें सबसे बेहतर क्वालिटी अगर कहा जाए ये प्रदूषण मुक्त होता है। और क्या कर रहा है? तो इसमें कौन कौन से आते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आते हैं कौन कौन से? तो पहला है बायोगैस, दूसरा है सौर ऊर्जा, उसके बाद है पवन ऊर्जा, उसके बाद है ज्वारीय ऊर्जा, उसके बाद है तरंग ऊर्जा, उसके बाद है भूतापीय ऊर्जा, और उसके बाद है जैव ऊर्जा। ये सारे इम्पोर्टेंस हैं, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व इनका होता है, और ये ऐसे संसाधन हैं जो जब तक सूरज चांद है तब तक ये संसाधन है। कहने का मतलब ये है जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये संसाधन हमारे जो हैं रहेंगे और हम इनका इस्तेमाल करेंगे, और ये खत्म भी नहीं होगा। और दूसरा में ये प्रदूषण मुक्त भी होते हैं, और ये सभी महत्वपूर्ण जो है शक्ति संसाधन है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस
मतलब ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सबसे ज़्यादा आपको बता दे, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सबसे ज़्यादा पश्चिम भाग में। पश्चिम भाग में कहाँ? तो पश्चिम भाग में गुजरात और राजस्थान। कहाँ? तो गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा के विषय में कह रहा है कि सौर ऊर्जा के बारे में जो है असीम संभावनाएं है, असीम संभावनाएं। तो हम लोग देखेंगे कि पवन ऊर्जा है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सबसे पहले पवन ऊर्जा के विषय में जानेंगे। और पवन ऊर्जा जो है एक ऐसा संसाधन है जो कि हवाओं के द्वारा चलती है। पवन ऊर्जा, पवन मतलब वायु, वायु मतलब हवा। और हवा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हवा, जब हम कोई भी जो है बचपन में देखे होंगे कि कोई प्लास्टिक होता है और उस प्लास्टिक में कागज के या फिर पत्तियों के बना करके जब हम लोग हवा के सामने रखते हैं तो मूव करने लगता है। तो ठीक उसी तरह बड़े बड़े जो है डैने वाला, खास करके एल्युमिनियम का डैना जो होता है, और वह मशीन जहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर तीव्र गति की हवाएं चलती है, और उस जगह लगा करके विद्युत जो है उत्पन्न किया जाता है। जिससे कैसे किया जाता है तो आते हैं, आइए हम बताते हैं आपको कैसे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पवन ऊर्जा, पवन चक्की। चक्की मतलब क्या? चक्की मतलब कि डैना, पंखा। और वह पंखा या चक्की जो है वह क्या करता है? मूव करता है ना। वो क्या करता है? मूव करता है। पवन चक्की पवन की गति से, पवन की गति यानी कि जब हवा चलती है तो उस गति पे चलने से वो क्या करता है? टरबाइन को मूव कराता है। क्या करता है? टरबाइन को मूव कराता है। मूव कराता है यानी कि चलाती है। और जब ये चलती है तो चलने के परिणाम स्वरूप तो कहने का मतलब यह है कि पवन ऊर्जा जिसमें गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देती है? परिवर्तित करती है। और आपको बता दे कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा जो है उत्पादन किया जाता है। कि भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। और देश में पवन ऊर्जा की संभावित उत्पादन क्षमता कितनी है? तो संभावित यानी कि इतनी संभावना जताई जाती है 50,000 मेगावाट, 50,000 मेगावाट तक विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। आपको बता दे कि गुजरात के कच्छ में, कच्छ जिला है और जगह का नाम लांबा है। लांबा में पवन ऊर्जा का संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र। दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र जो है तमिलनाडु के तुतीकोरिन में स्थित है। जानकारी के लिए है। और आपको बताएं कि भारत में पवन ऊर्जा के असीम संभावनाएं कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है। आपको बता दें कि केवल कर्नाटक को छोड़ करके बाकी सभी जो है तटीय क्षेत्र है। अब उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा जो है ये ऐसी ऊर्जा है जो कि समुद्री ज्वार भाटा, समुद्री ज्वार एवं तरंग के माध्यम से जो जल होते हैं वो गतिशील होते हैं। तो जो गतिशील जल है, आपको पता है कि जब कोई वस्तु टकराती है तो टकराने के तदुपरांत करंट उत्पन्न होता है। उसमें करंट यानी कहने का मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकलता है। तो उस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? करंट होता है। और उस करंट में अर्थात इसमें एक अपार ऊर्जा होती है। तो अनुमान के मुताबिक भारत में 8,000 से लेकर 9,000 मेगावाट तक
संभावना जो है जताया गया है कि ज्वारीय और तरंग ऊर्जा के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आप बता दें कि कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो यह जो है आपको बता दे कि खंभात की खाड़ी कहाँ पर है। तब आपको हम बताते हैं कि खंभात की खाड़ी जो है कहाँ पर है। ये है, ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी गुजरात के तटीय इलाका में है। और यहाँ पर कच्छ है, रण यानी कि कच्छ, यानी कि यहाँ पर भी खाड़ी है। तो ये आपको बता दे कि खंभात की खाड़ी सबसे अनुकूल है जहाँ पर 7000 मेगावाट ऊर्जा जो है प्राप्त किया जाता है। और इसके बाद कच्छ की खाड़ी कहाँ पर, तो कच्छ की खाड़ी यहाँ पर है, यह है कच्छ और ये कच्छ की खाड़ी है गुजरात में। ये दोनों गुजरात के तटीय इलाके में जहाँ पर 1000 मेगावाट जो है हम लोग उत्पादन कर सकते हैं और उसी में सुंदरबन है। तब आपको बता दें कि ये भारत का मैप है और इस मैप में ये आपका इलाका है और ये है सुंदरबन का इलाका। ये कौन सा इलाका है, ये सुंदरबन का इलाका है। और ये सुंदरबन के क्षेत्र में है, यानी कि सुंदरबन में यहाँ पर 100 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। 100 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है ना। ये दोनों का स्थान जो है आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब कि भूतापीय ऊर्जा के विषय में बता रहा है कि यह भूतापीय, इस बात से पता चलता है कि धरती जब गर्म होगी या हीट होगी, तो धरती गर्म होगी हीट होगी कहने का मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा तो है, उसके सबसे नीचे वाला है धरती। आपको पता है कि एक तरबूज के समान है। और धरती में अर्थात पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त हम लोग करते हैं। तो ये उच्च ताप कब मिलेगा, तो भूगर्भ अर्थात धरती के अंदर से जब मैग्मा निकलती है। आपको पता है कि जहाँ से ज्वालामुखी फूटती है, तो जब ये ज्वालामुखी फूटती है तो पता है कि इससे अपार ऊर्जा जो है निर्मुक्त होती है, यानी कि निकलती है। और आपको बता दें कि इसके ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमारे देश में माफ कीजिएगा, कहने का मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश में देश के ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मणिकरण जगह का नाम है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। और दूसरा है लद्दाख के दुर्गा घाटी में जो है स्थापित किया गया है। और आपको पता है कि ये खास करके पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में ही स्थापित किया जाएगा, क्योंकि अक्सर यहीं पर ज्वालामुखी फूटती है अर्थात ज्वालामुखी निकलती है। अगला है बायोगैस एवं जैव ऊर्जा। तो बायो मतलब बायो से ही निकल रहा है कि जैविक, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा स्रोत है या ऊर्जा है जो जीवों के द्वारा प्राप्त होता है। बायोगैस एवं जैव ऊर्जा तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु गैस उत्पन्न किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं बायोगैस एवं जैव ऊर्जा। आपको बता दें कि जैविक पदार्थ के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है। आप बचपन में देखे होंगे और शायद किए हुए भी होंगे कि जो हम लोग टॉर्च में लगाते थे इतना बड़ा सा बैटरी, उस बैटरी को पूरा कवर को हटा करके उसमें गोबर डाल करके और उसमें बैटरी के पानी डाल करके हम छोटे से बल्ब को जलाते थे। एक तरह से क्या गैस के गोबर को डाल करके हम उत्पन्न करते थे, लाइट जलाते थे, है कि नहीं। तो ये भी उसी का रूप है, लेकिन ये बहुत बड़ा रूप है जो हम लोग प्राप्त करते हैं। और आपको बता दें कि पशुओं के गोबर से अर्थात मल मूत्र से गैस तैयार करते हैं और करने वाले संयंत्र को ही गोबर गैस प्लांट के नाम से जानते हैं।
इससे किसानों को दो फायदा होती है। तो एक तो फायदा यह होती है कि उनको ऊर्जा मिलती है, और दूसरा फायदा यह होती है कि जब ये गोबर सूख जाता है, जो मिट्टी के रूप में आ जाता है, तो वह गोबर एक तरह से खाद का रूप धारण कर लेता है, और उस खाद का इस्तेमाल हम लोग खेत में फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। यह जैविक पदार्थों से प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम जैविक ऊर्जा कहते हैं, जो जीवों के द्वारा प्राप्त होता है। तो अब हम लोग जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विषय में पढ़ लिए, कौन कौन से ऊर्जा स्रोत है उसके विषय में जान लिए। तो आज हम लोग ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, और बीच में जो भी थोड़ा सा हुई उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, और आप सभी लोगों को बोल दें कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, समस्या है, और इन कठिनाइयों को देखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। इसके बावजूद आप सभी को हम सूचित कर दें कि उम्मीद है कि हम लोग जल्द ही कुछ डिसीजन लेंगे, इससे संबंधित आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन आप लोगों से हम यही कहेंगे कि जितना भी क्लास दिया गया है आपको यूट्यूब चैनल पर, उन सभी क्लास को, जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, उन सभी विषयों को अच्छे से क्लास जो है देखिए और उसको समझिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।